हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की पीटी 365। ये जो इकोनॉमिक्स की पीटी 365 होती है, ये वन ऑफ द क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर योर यूपीएससी जर्नी, और खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब होता क्या है कि अक्सर लोग इकोनॉमिक्स को, या जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की रिस्पेक्ट में जो पीटी आती है, उसको बहुत ज़्यादा हवा बनाते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही टफ है, और अक्सर लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन आपके लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना और इसके बारे में सही अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो मैं पीटी 365 विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स के बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें 60 से लेके 70% की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो जब भी आप पीटी 365 पढ़िए तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब शायद बिकॉज आप एकदम न्यू कमर हो, या हो सकता है एक दो बार आपने पेपर दिया हो, तो जिन लोगों ने पेपर दे दिया होगा उनको इस बात का अंदाजा होगा। लेकिन जो एकदम न्यू कमर है वो इस बात से एकदम अछूते हैं कि इसमें वो सोचते हैं कि सब पढ़ना है, और इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप एक इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, दूसरा फैक्ट पढ़ोगे, तीसरा फैक्ट पढ़ोगे, और पीछे वाले भूलते चले जाओगे, आगे पढ़ते चले जाओगे। तो फिर क्या किया जाए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, इसमें एक चीज बस आपको ध्यान में रखना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो नहीं है उसको हटा देना है, और जो है बस उसको रखना है। आपके लिए काम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये जो काम है ये हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड जो हमको इतना काबिल बनाता है कि हम आपके सामने वो चीजें रख देंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, रियलिटी यही है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, और आज आपको इस बात का अंदाजा अभी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो विदाउट डिले, बिना डिले करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, और सबसे पहला अपना टॉपिक लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि यूनिट 1 है। उसमें सबसे पहला टॉपिक लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया। अब हम क्या करेंगे, अप्रोच क्या करेंगे कि आप अपनी बुकलेट को पढ़ें कैसे, और कौन कौन सी चीजें जिसको आपको ध्यान में रखनी। हम आपके साथ पढ़ेंगे, थोड़ा हम इसमें अपनी स्ट्रेटेजी को भी लगाएंगे, और चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। जब भी कोई भी आर्टिकल पढ़िए तो सबसे पहले पढ़िए कि ये न्यूज में क्या हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है ना, वो ये पता होना कि ये न्यूज में है ही क्यों। तो क्या है न्यूज में, एक बार देखते हैं। न्यूज में ये दिया गया है कि इंडिया रिकॉर्डेड अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.8% ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड ऑफ 2023 और 24। बोल रहे हैं ये कि अप्रैल से लेके जून मंथ का जो क्वार्टर था 2023 और 24 का, उसमें रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% मेजर की गई है। ठीक है, न्यूज है, लेकिन खास क्या है इसमें? खास इसमें तब हो जाता है जब आपको यह पता हो कि यह न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को याद होगा जब कोविड खत्म हुआ था, तो कोविड के खत्म होने के बाद जो भारत की रियल जीडीपी थी वो -6.6% से गिर गई थी। और जब ये -6.6 से गिरी थी, और इसी के ऊपर यूपीएससी ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया था, इसी से संबंधित पॉइंट ऑफ व्यू से अपना क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस के बाद आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो न्यूज क्या है कि 7.8% से रियल जीडीपी बढ़ी है। तो अब यहां पे वर्ड ही क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, रियल जीडीपी बढ़ी है। तो क्या रियल जीडीपी से जुड़ा हुआ कोई और भी टर्म होता है? तो आंसर आता है हाँ, ये बता आपको, इससे जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। तो अब यहां पे ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियल जीडीपी की ग्रोथ हुई है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि जीडीपी जो होती है वो जनरली दो तरीके से मेजर की जाती है, या उसके दो इंडिकेटर होते हैं। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जब ऐसी जीडीपी कि जिसमें इन्फ्लेशन वाले फैक्टर को इंक्लूड ना किया जाए, मतलब कि एकदम प्योर फॉर्म ऑफ जीडीपी हो। अब अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है, और उसकी अच्छी चलने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देश की जीडीपी बढ़ रही है। इसी के बरक्स अगर हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में देखेंगे, तो जब रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को सब कुछ ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि देश में कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से वो चीजें अच्छी हो रही हो।
बात समझ में आ गई? दो तरह की रियल की जीडीपी के फैक्टर है, एक है रियल जीडीपी, एक है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या? अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब रियल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हो रही है, देश में प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता। जब इन्फ्लेशन को जीडीपी में ऐड करके हमें डेटा मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, ये उसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से ये चीजें बढ़ रही हों। इतना आप ध्यान में रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो पहले ही लाइन से दो कॉन्सेप्ट मिल गया, रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में। उसके बाद रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कोई भी हो, इसको कौन कैलकुलेट कर रहा है? मॉस्पी। अब देखिए ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। मॉस्पी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक मिनिस्ट्री है, और इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ऑफिस आता है जिसको हम लोग सीएसओ बोलते हैं। तो जीडीपी का जो डेटा होता है वो सीएसओ लॉन्च करता है, और वो सीएसओ किसके अंतर्गत आता है? वो मॉस्पी के अंतर्गत आ रहा होता है। अब बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि मॉस्पी करती है और ऑप्शन में आ जाएगा सीएसओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधी नॉलेज आपके लिए सबसे ज्यादा खराब है, या तो ना हो या तो हो तो परफेक्ट वाली नॉलेज हो, आधी नॉलेज लेके नहीं जाना। तो सीएसओ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, वो कहीं ना कहीं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों का डेटा पब्लिश करता है। आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और उसके बाद करंट प्राइस क्या होता है, अगर आप ये चाहते हो कि इसके बारे में मैं कुछ डिटेल बात, तो जीडीपी की एस्टिमेशन को हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जीडीपी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाए, तो मैं एक वीडियो 15 मिनट से कम की एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के कहने के ऊपर, और उसमें हम जीडीपी के सारे फैक्टर, मतलब एक छोटे छोटे से पॉइंट के बारे में भी कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ से दे दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर मेंशन करिएगा, और उसके ऊपर जीडीपी की एक ऐसी वीडियो होगी जो क्रांतिकारी होगी, जो पूरे यूट्यूब के आपके ऊपर नहीं मिलेगी, और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। फिलहाल के लिए अभी आपको क्या याद रखना है? रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो मैंने आपको बताया बस आपको उतना ध्यान में रखना है। उसके बाद नया फैक्टर देखते हैं, नया कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये क्या है? ये जीडीपी डिफ्लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक, जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दिया जाता है तो जीडीपी डिफ्लेटर निकल आता है। अब आपके लिए ये सूत्र याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या है, एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है। तो बस ध्यान रखना, आपकी देश की जीडीपी में जो ग्रोथ हो रही है वो इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है, या रियल में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हुई है जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ा है। इस चीज को हम नापेंगे कैसे? इस चीज को नापने का काम जीडीपी डिफ्लेटर कर देता है। बस, इससे ज्यादा नहीं जानना है। अगर डिटेल जानना है तो मैंने आपको बताया 15 मिनट की वीडियो में इसकी हम गाथा खोल देंगे। अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में यस जरूर मेंशन करिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वही सारी लाइन यहां पे लिखी हुई है, पढ़ लेना, जो मैंने बोला सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जीडीपी कैलकुलेशन अप्रोच, सारी अप्रोच। अब बीच में 3 पॉइंट बताने से क्या होगा, मैं आपको तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको एक ऑर्डर में चीजें चाहिए। तो मैं अभी यहां के हिसाब से क्या बता सकता हूं कि जीडीपी की कैलकुलेशन जो सीएसओ करती है वो 3 अप्रोच के जरिए से करती है। कौन कौन सी करती है? प्रोडक्शन अप्रोच, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड अप्रोच बोलते हैं, दूसरी होती है इनकम अप्रोच, और तीसरी होती है एक्सपेंडिचर अप्रोच। इन तीनों अप्रोचों के द्वारा जीडीपी का डेटा अलग अलग आता है। हो सकता है वैल्यू एडेड मेथड का डेटा कुछ और हो, इनकम मेथड का डेटा कुछ और हो, एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा कुछ और हो। क्योंकि ऐसे इसमें डिफरेंस इस वजह से आता है बिकॉज सबका डेटा एक साथ नहीं आता, बल्कि अलग अलग फेज में आता है। तो इनके डेटा की जो मैनिपुलेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उसी वीडियो में कवर कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अभी और भी चीजें कवर करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स क्या लिखा हुआ है कि जीडीपी कैलकुलेशन में चेंजेस हुए थे 2014-15 में। इसमें इतना खर्रा पढ़ने से बेहतर है जो चीज मैं आपको बताया था, बस ध्यान में रखिएगा। जीडीपी की कैलकुलेशन में 2014-15 में चेंजेस हुए। किसने किए? सीएसओ ने किए। क्या किया? जो बेस ईयर था उसको चेंज कर दिया, 2004-5 से बदल के क्या कर दिया था 2011-12, ये चेंजेस किए थे।
ठीक है, यही तो लिखा हुआ है कि बेस ईयर जीडीपी सीरीज का रिवाइज फ्रॉम 2004-5 से 11-12। उसके बाद जो नई नई अच्छी अच्छी चीजें हुई थी उन सब चीजों को लिया गया। अब ध्यान से देखो, ये अब यहाँ पे आपके लिए बाकी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये जानना जरूरी है ये बेस ईयर क्या होता है। तो बेस ईयर के बारे में बहुत बेसिक सा, बेस ईयर एक टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 2006 से लेके 2011, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2006 से लेके 2011। तो इसमें जो बेस ईयर होगा वो हम सबसे पहला वाला जो ईयर होता है इसको बेस ईयर मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं। क्या पर्पस है, ये एक तरीके का बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क का मतलब क्या, अब हम जब भी कोई भी डेटा कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि 2006 में जो जीडीपी थी वो मान लीजिए कि 10% से ग्रो हो रही थी। अब मान लीजिए अगले साल 2007 में जो जीडीपी थी वो 12% से ग्रो होने लगी। 2006 में 10% थे, 2007 में 12% थे और 2008 में मान लीजिए कि फिर हो गई 8%। तो जीडीपी कितनी बढ़ी, 10 से 12, 12 से ये। तो हम क्या ये नहीं कहेंगे, मतलब कि हमारा जो बेंचमार्क वाला हम जब भी कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, वो हम लोग बेस ईयर वाले से देख रहे होंगे। बेस ईयर में हम लोगों ने क्या फैक्टर लिए हुए थे, तो मतलब बेस ईयर को एक तरीके से बेंचमार्क के रूप में माना जाता है कि जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो तो हम लोग उस बेस ईयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। और इसको समय समय पर चेंज किया जाता है क्योंकि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से बेस ईयर को समय समय पर बदला जाता रहता है। इसी की सीरीज में 2014-15 में सीओसो ने 2004 और 5 वाली जो बेस ईयर थी उसको 2011-12 कर दिया। इतना आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको सीएसओ के रिस्पेक्ट में बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपकी सीएसओ है ये जीडीपी का कैलकुलेशन प्रेजेंट करती है। जो सीएसओ है उसको एनएसएसओ के साथ 2019 में मर्ज करके एक नई बॉडी बनाई गई थी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि अगेन मॉस्पी के अंतर्गत आता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस रिस्पेक्ट में ध्यान में रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो यहाँ पे नीचे वाला फैक्टर है कि वाई जीडीपी इज नॉट अ वेरी गुड मार्कर टू मेजर डेवलपमेंट। बहुत क्यों जीडीपी एक बेहतर मार्कर नहीं है डेवलपमेंट को नापने का। अगर मान लो किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो जीडीपी में ग्रोथ हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ग्रोथ का मतलब होता है कि पॉजिटिव इंक्रीमेंट इन नंबर्स, पॉजिटिव इंक्रीमेंट इन नंबर्स। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि 8th क्लास के बच्चे हैं तो 8th क्लास में आपकी 70% आई, 9th क्लास में आपकी 80% आ गई और 10th क्लास में आपकी 90% आ गई। तो 70, 80, 90 ये जो 70 से 80, 80 से 90 हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ये ग्रोथ है। क्या ये डेवलपमेंट है? नहीं, डेवलपमेंट नहीं होता। इसी तरीके से अगर जीडीपी के रिस्पेक्ट में देखें, अगर मान लो कि 2020 में भारत की जीडीपी मान लो कि 6% थी और 2021 में वो जीडीपी बढ़ के हो गई 7%, उसके बाद 8%, तो हम ये क्या देखेंगे 6 से 7, 7 से 8, जीडीपी में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। पॉजिटिव नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। डेवलपमेंट तब होता है जब हम लोग ग्रोथ के साथ सोशल एट्रीब्यूट्स भी बढ़ जाए। सोशल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़नी चाहिए, हेल्थ में भी अच्छापन आना चाहिए, रोड्स भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जितनी भी सोसाइटी में चीज़ें होती है ना, उसमें भी जब इंक्रीमेंट हो, पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। लेकिन जीडीपी में ग्रोथ होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो डेवलपमेंट भी कर रहा हो। कैसे नहीं करता आप इसको देख सकते हो। इसमें क्या लिखा होता है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज। मतलब अब मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है और कोई फैक्ट्री एक गन्ने से शक्कर प्रोड्यूस कर रही है, तो शक्कर तो मिल रही है लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट इतना गंदा होता है, वो इतना गंदे तरीके का पदार्थ निकलता है जो कि नालों में बहाया जाता है और नालों के जरिए से वो चला जाता है नदियों में और नदियों को वो प्रदूषित कर रहा है। तो एक्सटर्नलिटीज को भाई जीडीपी में काउंट ही नहीं करते। खाली हमने देखा गन्ना आया, गन्ने से शक्कर बन गई, शक्कर से गुड़ बन गया, गुड़ से एथेनॉल बन गई, बस। भाई बायो प्रोडक्ट हमने देखा ही नहीं उसका, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जीडीपी एक्सटर्नलिटीज को काउंट नहीं करती। दूसरा क्या पॉइंट है, इट डज नॉट मेजर एस्पेक्ट लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी मैंने क्या बताया, जो गंदगी निकली वो नाले से निकलते हुए कहाँ चली जाएगी, नदी में। इसको कंसीडर किया जीडीपी ने? नहीं किया। इस वजह से जीडीपी बेहतर ऑप्शन नहीं है।
जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड सोशली निगेटिव एक्टिविटीज, मतलब कि जो सोशली निगेटिव एक्टिविटीज होती है उसको भी काउंट करती है, जैसे कि द मनी स्पेंट ऑन द रिपेयर वर्क आफ्टर द ट्रेन क्रैश इज काउंटेड इन जीडीपी। मतलब मान लीजिए कि कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और उसमें लगाया गया जो पैसा होता है उसको भी जीडीपी में इंक्लूड कर लिया जाता है भाई, निगेटिव एस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं जीडीपी में इंक्लूड कर लिया। व्हाट इज दिस? तो आप अगर इसको पढ़ेंगे, लेकिन जो जीडीपी की वीडियो आएगी उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए आपको बस इतना जानना है। ध्यान रखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 मिनट में क्या मतलब डेटा, क्या न्यूज क्या है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 7.8% से इंक्रीज की थी अप्रैल और जून 2023 और 24 के क्वार्टर में। अब रियल जीडीपी की ग्रोथ हुई थी। तो रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी को काउंट करने वाली संस्था कौन सी होती है, सीएसओ होती है। वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो मॉस्पी के अंतर्गत आती है। सीएसओ को एनएसएसओ के साथ ऐड किया गया और एनएसओ बना दिया गया कब, 2019 में। और एनएसओ किसके अंतर्गत आता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है। 2014-15 में बेस ईयर को बदल के 2004-5 से बदल के 2011-12 कर दिया गया था। किसको, बेस ईयर को किसने किया था, सीएसओ ने किया था। इतनी इंफॉर्मेशन रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। न्यूज में क्या है कि नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर पब्लिश किया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत ने पिछले 9 से 10 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितनी कमी की है। अब देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितनी कमी, एक बार इसको देख लेते हैं कि नीति आयोग रिलीज अ डिस्कशन पेपर टाइटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। द पेपर यूजेस द नेशनल एमपीआई फॉर एस्टिमेटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब यहां पे देखो आपके लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी कम हुई है। तो सबसे पहले व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक लाइन में, ऐसी पॉवर्टी कि जिसको मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नजर ना रखें, दूसरे सोशल एट्रीब्यूट्स को भी इसमें इंक्लूड करें। जैसे जब हम लोग पॉवर्टी को इंक्लूड करते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर कोई बंदा इतने रुपए तक नहीं कमा रहा होगा, जैसे इंडिया की ही पॉवर्टी लाइन है, अर्बन पॉवर्टी लाइन, लोअर पॉवर्टी लाइन, अब तो कैलोरी बेस्ड हो गई है। तो अगर जब पॉवर्टी को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना काउंट किया जाए, पैसे की रिस्पेक्ट में ना काउंट करते हुए और भी दूसरी चीजों को इंक्लूड किया जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बंदा पैसे में कम है, साइमल्टेनियसली ये जो सोशल एट्रीब्यूट्स है ना, कि उसकी हेल्थ कैसी है, वो स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं है, इस तरह के कुछ पैरामीटर होते हैं, उसमें भी अगर वो पुअर है तब हम उसको बोलते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। लेकिन भारत ने इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा स्टीप कमी देखी है, बहुत तगड़ी कमी देखी है। और वो कमी कैसी हुई है इसको हम लोग एक फिगर में देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। क्या फाइंडिंग है इस डिस्कशन पेपर में, क्या चीज़ निकल के आई है। सबसे पहले कि स्टीप डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो में 29.17% से लेके 11.23% तक पिछले 10 सालों में। 2013-14 में कितनी पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो थी, 29.17%, जो कि कम होकर 2022-23 में कितनी होगी, 11.23%। क्या, पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो। अब आपके लिए क्या जानना जरूरी, पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो क्या होता है। बहुत बेसिक सा, पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे अभी रह रहे हैं, उसको हम लोग किससे नापते हैं, पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो से नापते हैं। फिर से, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं उसको हम लोग किससे नापते हैं, वो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो से नाप रहे होते हैं, जिसमें कमी बहुत तगड़ी आई है। अगर हम नंबर्स में देखें तो लगभग 24.82 करोड़ लोग थे, वो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से बाहर निकल के आ गए। क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल के चले आए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज आल्सो डिक्लाइनिंग। बोल रहे हैं कि जो पॉवर्टी की इंटेंसिटी है वो भी डिक्लाइन होगी। अब इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। अब आप ये बताओ कि मान लो कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन क्या 25 करोड़ लोग सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम सेम है, कुछ का उससे थोड़ा अच्छा होगा, कुछ का एकदम खराब होगा। तो लेकिन गरीब तो बोले सब जाएंगे पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने गरीब हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब कौन है, उसको हम लोग किससे नापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी से नापते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी पिछले 10 सालों में बहुत कम हुई है, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रही है। और इसमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस की है वो किसने की है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसने सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट किया हुआ है।
उसके बाद ये वाले जो फैक्टर हैं इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पढ़ सकते हो, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। अब देखिए, अब क्या हुआ है कि अब हमें देखना है कि व्हाट इज, और आपको क्या बताया था मैंने कि जो ये डिस्कशन पेपर लॉन्च हुआ है उसमें मदद किसकी ली गई है, नेशनल MPI की। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ, वो ध्यान रखना, इसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी को नापने के लिए दो तरह के इंडिकेटर आते हैं। एक आता है ग्लोबल MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और एक आता है इंडिया स्पेसिफिक, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। तो जो इंडिया वाला स्पेसिफिक है वो इसको देख के ही बनाया गया है, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे ग्लोबल वाला क्या है, उसके बाद इंडिया वाले के बारे में बात कर लेंगे। अब ग्लोबल वाला है, इसको जो लॉन्च करने वाली संस्था है वह UNDP प्लस OPHI, फुल फॉर्म क्या है अभी हम आपको पीछे भी दिखा देंगे। दूसरी बात यह है कि ये 110 कंट्रीज में लागू होता है। कितनी कंट्रीज में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फैक्ट बन सकता है कि क्या यूनाइटेड नेशन में पाई जाने वाली सारी संस्था में इसको इंक्लूड किया जाता है, तो आंसर है नहीं, मात्र दुनिया की 110 कंट्रीज में इसको लागू किया जाता है, यूनाइटेड नेशन की सारी कंट्रीज में नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत आपके 3 मेन डायमेंशन, और इन 3 मेन डायमेंशन में 10 इंडिकेटर हैं। कितने? 10 इंडिकेटर हैं। आप लोग देख सकते हो इसमें 3 मेन डायमेंशन और 10 इंडिकेटर। अब 3 मेन डायमेंशन कौन कौन से हैं, यहां पे देखिए, सबसे पहले हेल्थ, दूसरा कौन सा है, एजुकेशन, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 है इसमें, एक बार इसके साथ गो थ्रू हो जाइएगा, बस यहां पे चीजों को देखते हैं। तो 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर हैं। लेकिन अब अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, इंडिया वाला क्या है, तो सबसे पहले इंडिया वाले को लॉन्च कौन करता है, वो करता है नीति आयोग। दूसरी बात, इसको कितनी कंट्रीज में किया जाता है, जाहिर सी बात है ये इंडिया में ही लॉन्च हो रहा होगा, इंडिया में ही लॉन्च हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी 3 डायमेंशन है, लेकिन इसमें 12 इंडिकेटर हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 2 इंडिकेटर एक्स्ट्रा हैं, और 2 इंडिकेटर हैं कौन, वो है मैटरनल हेल्थ, मतलब कि मातृत्व हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य, और दूसरा है बैंक अकाउंट। मतलब कि जो हमारा वाला इंडिकेटर है वो OPHI और UNDP वाले से भी बेहतर है। इसमें 2 इंडिकेटर हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है कि ये डेटा कैलकुलेट करने के लिए जो नीति आयोग है उसने डेटा कहां से कलेक्ट किया है, तो डेटा उसने लिया है NFHS4 से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से इसका डेटा लिया हुआ है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट एवर नेशनल MPI, और ये सबसे पहले रिलीज कब हुआ था, 2021 में। 2021 में भारत का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, जिसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था, जिसको बनाने के लिए जो डेटा यूज किया था वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा लिया था। अब यहाँ पर आपके लिए NFHS5 के बारे में 4 में के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सारी इंफॉर्मेशन में मत जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये है क्या, ये संस्था क्या है। गवर्नमेंट की संस्था के ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये संस्था क्या है, नीति आयोग एग्जैक्टली क्या होती है। उसके बाद ये यहाँ पे देखो, हमने क्या बताया, 3 डायमेंशन और 12 इंडिकेटर है, तो 12 इंडिकेटर में जो 2 आए हैं वो क्या है, आपको 10 ना याद रखो, लेकिन ये 2 को जरूर याद रखो, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। ये भारत वाला जो इंडिकेटर उसने इसमें इंक्लूड किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, वो यहाँ पे देखिए, आप लोग इतने सब कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा MPI है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा MPI है, इंडिया वाला MPI है, क्या उसमें हम लोगों ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या इंक्लूड किया गया। ध्यान रखना, इतने इंडिकेटर है, 12 इंडिकेटर है, बस 12 इंडिकेटर में ध्यान रखना 3 इंडिकेटर उसमें नहीं है। वो कौन कौन से हैं, पर कैपिटा इनकम को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लिटरेसी रेट को भी इंक्लूड नहीं किया है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आप 12 याद रख पाओ ना रख पाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको ये 3 ध्यान में रखने की ये 3 तो इसमें नहीं है। कौन कौन से, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आपसे इसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो MPI है उसमें कौन कौन से इंडिकेटर को रखा गया है। अब जैसे मान लीजिए उसने दे दिया आपको, पहला ऑप्शन दे दिया कि भाई चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड लिटरेसी रेट। क्या दे दिया, लिटरेसी रेट।
अब पता चला हाँ यार लिटरेसी रेट अच्छा तो, अब कंफ्यूज हो गई साला है कि नहीं है। तो 3 चीज़ें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्या कि पर कैपिटा इनकम को नहीं किया है, लिटरेसी रेट को नहीं किया है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा कुछ नेशनल एमपीआई और ग्लोबल एमपीआई के बीच में डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो ग्लोबल एमपीआई के बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं, इसको एक बार आप जाके पढ़ सकते हो। और ध्यान रखना हमारा वाला कब लॉन्च हुआ है? 2021 में, और इनका वाला कब लॉन्च हुआ है? 2010 में लॉन्च हुआ है। बाकी सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना है? जितना मैंने बताया। अब एक फैक्ट इसमें और भी है जो मैं बता देना चाहता हूं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि जो नेशनल एमपीआई है उसको मतलब कि बनाने के लिए हम लोगों ने कौन से मेथड को यूज किया है? अकीरे-फॉस्टर मेथड को। ठीक है, अकीरे-फॉस्टर मेथड को हमने इसमें इंक्लूड किया। अब ये अकीरे-फॉस्टर मेथड क्या कहता है? ये 2 तरह के लोग हैं, इनका नाम है, नाम मैं आपको बताया था, मैंने बहुत रिसर्च की थी इसके बारे में, इनके नाम अलग अलग हैं अकीरे-फॉस्टर मेथड में। ध्यान रखिएगा कि इसका मेन मेथड है कि इसमें क्या किया जाता है कि 2 कट ऑफ निकाली जाती हैं। इस मेथड में 2 तरीके की कट ऑफ निकाली जाती है, मतलब कि 2 तरीके से पॉवर्टी को काउंट किया जाता है। पहली वाली कट ऑफ को बोलते हैं हम लोग पॉवर्टी डायमेंशन, पॉवर्टी कट ऑफ, और दूसरे वाले को बोलते हैं डायमेंशनल कट ऑफ, डायमेंशनल कट ऑफ। ये जो लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की कट ऑफ इसमें से जारी की जाती है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉवर्टी कट ऑफ बोल रहे होते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं कि डायमेंशनल कट ऑफ। अब पॉवर्टी कट ऑफ क्या कहती है? पॉवर्टी कट ऑफ ये बोलती है कि ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो हर एक इंडिकेटर में जो बेसिक बेंचमार्क है उससे नीचे आ रहे हैं, मतलब हर एक इंडिकेटर में गरीब है, मतलब कि हर एक इंडिकेटर में गरीब है। मतलब कि जैसे आपने यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, जस्ट मिनट, अब ये देखो इतने हैं पैरामीटर, 2 पीछे भी हैं, तो 12 इंडिकेटर हैं। तो पहले अकीरे-फॉस्टर क्या बोलता है कि ये 12 इंडिकेटर है, हर एक इंडिकेटर में किसका क्या स्तर है, हर एक इंडिकेटर में किसका क्या स्तर है, पहले वो नापो। हर इंडिविजुअल, हर एक इंडिकेटर में जो लोग हैं उनका क्या स्तर है, पहले इसको नापो, और उसको नापने के बाद दूसरा आता है डायमेंशनल पॉवर्टी। डायमेंशनल पॉवर्टी ये बोलती है कि डायमेंशनल पॉवर्टी बोलती है कि हर एक जो डायमेंशन है, अब यहाँ पे देखो डायमेंशन क्या थी? एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक डायमेंशन है, इसमें पुअर होने के लिए इन सारे इंडिकेटर में से कम कितनी जगहों पर उसको पुअर होना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये देखो कि कुकिंग फ्यूल में उसका क्या स्तर है, सैनिटेशन में क्या स्तर है, ड्रिंकिंग वाटर में क्या स्तर है, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या स्तर है। तो इंडिविजुअली जब हर एक इंडिकेटर में चेक किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा पुअर है, तो उसको हम लोग पॉवर्टी कट ऑफ बोलते हैं। उसके बाद हर एक इंडिकेटर में चेक करने के बाद हर एक डायमेंशन में ये चेक किया जाएगा कि वो एक डायमेंशन में पुअर होने के लिए उसको कम से कम कितने इंडिकेटर में पुअर होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये डबल तरीके से इसकी काउंटिंग होती है। पहले क्या होता है? पॉवर्टी कट ऑफ क्या बोलती है कि हर एक इंडिकेटर में देखो वो पुअर है कि नहीं है, तो हर एक इंडिकेटर में देखा, हर एक डायमेंशन में देख, हर एक इंडिकेटर में देखा कि जैसे हाल में कि कुकिंग फ्यूल पे कितना है, सैनिटेशन में क्या हालत है, उसकी ड्रिंकिंग वाटर में क्या हालत है। हो सकता है कोई पर्सन हो जो इसमें तो सही हो, लेकिन बाकी के नीचे वाले 4 में उसकी हालत खराब हो, तो वो पॉवर्टी कट ऑफ के आधार पर वो इसमें गरीब है, इसमें गरीब है, इसमें गरीब है, लेकिन इन 4 में वो थोड़ा सा ठीक है। अब इसके बाद आता है डायमेंशनल कट ऑफ में। अब ये बोला जाता है कि इस पूरी डायमेंशन के आधार पर अब देखो तो इनको देखना पड़ेगा ना पहले कि वो किसमें गरीब था और किसमें वो थोड़ा सही था, तो इसके आधार पर इसमें पता लगाया जाता है कि इनमें से इसमें गरीब होने के लिए उसके साथ इसमें क्या डेटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं इसको और बोल दूं कि अकीरे-फॉस्टर मेथड ये बोलता है कि जो गरीबी है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, उसको 2 तरीके से हम लोग नापेंगे। 2 तरीके कौन से? एक है पॉवर्टी कट ऑफ, दूसरा कौन सा? डायमेंशनल कट ऑफ। पॉवर्टी कट ऑफ क्या बोलती है कि पहले ये देखो कि वो बंदा हर एक इंडिकेटर में कितना लैग कर रहा है, पहली बात। जो डायमेंशनल कट ऑफ ये कहती है वो ये बताती है कि एक डायमेंशन में गरीब होने के लिए उसे कितने इंडिकेटर में फुसड्डी होना पड़ेगा, कितना गरीब होना पड़ेगा। तो ये अकीरे-फॉस्टर है। तो मतलब कि इससे हम लोग इसकी मतलब फैलान को भी चेक कर सकते हैं और इसकी गहरान को भी चेक करते हैं कि भारत में या किसी भी कंट्री में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी फैली हुई है और कितनी अंदर तक वो जा चुकी है। आपकी जो नोटबुक है सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, बस आपका इतना ही दिया हुआ है
क्या गिरे फॉस्टर मेथड कैन बी शोन ब्रेथ इंसिडेंस एंड द डेप्थ को भी बताता है। अब इसके लिए ओवरलैपिंग ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 दिन ध्यान में रखिएगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे क्या न्यूज़ है ये देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट बेनिफिट के ऊपर एक न्यूज़ आई है कि भारत ने लगभग 2.73 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर का बचाया है। कब से? 2014 से लेकर 2023 के बीच में। न्यूज़ बस इतनी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए से जो भारत है उसने 2.73 लाख करोड़ रुपए को सेव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। अभी डीबीटी होता क्या है बहुत ध्यान से देखना। पहले क्या होता था? 2013 से पहले डीबीटी तो था नहीं, तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से जब कोई भी बेनिफिट जनता को भेजा जाता था, मान लो 1 रुपया सरकार ने जनता को भेजा, तो 1 रुपया पूरा नहीं पहुंचता था, उसके पास 4 आना 8 आना इस तरीके से पहुंचता था। 50 पैसे पहुंच रहे, 25 पैसे पहुंच रहे, पूरा 1 रुपया नहीं पहुंचता था। तो ये प्रॉब्लम क्या होती थी? बीच में कहीं पे लूप होल था, वहीं पे खत्म हो जाता था पैसा, जो बीच के बिचौलिए नहीं होते। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए किसको? बेनिफिशियरीज को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीबीटी। डीबीटी को जो स्टार्ट किया गया था वो 2013 में कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2014 में उसको पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया था। ये इंफॉर्मेशन आपकी यहां पे लिखी हुई है। 2013 में कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसके बाद 2014 में ये पूरे तरीके से पूरे कंट्री में लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डीबीटी को मैनेज करने वाली एजेंसी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबीटी को मैनेज करने वाली एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी डीबीटी मिशन कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी। ये तो आपको याद रखना ही है कि डीबीटी की नोडल एजेंसी कौन है, वो कौन सी ऐसी संस्था है जो कि डीबीटी को मैनेज कर रही है, ये नाम आपको याद रखना है। और डीबीटी के तहत जो पैसे का डिसबर्समेंट होता है उसके लिए संस्था कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? वो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है। अब ये आपको अब क्या जानना जरूरी है? सब तो ठीक है, लेकिन आपको पीएफएमएस के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं। पीएमएफ 2009 में लॉन्च किया गया। ये एक तरीके की सेक्टर स्कीम थी जो कि एक वेब ऐप के तहत काम करती है। मतलब कि एक तरीके की नियरली एक ऐप है, वेब ऐप है, जिसके ऊपर ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। पीएफएमएस, ध्यान रखिएगा 2009 में जब ये लॉन्च की गई थी तो इसका नाम कुछ अलग तरीके का था। अब इसका नाम क्या था उसके बारे में देख लीजिए। नाम क्या था? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जब इस जो आपकी पीएफएमएस है इसको जब लॉन्च किया था, ये किस नाम से लॉन्च हुई थी? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत लॉन्च की गई थी। और ये क्या है? ये एक वेब बेस्ड ऐप पोर्टल है, वेब बेस्ड एक ऐप पोर्टल है जो अब किसके तहत कंट्रोल किया जाता है? किसके तहत डेवलप किया गया है? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल के तहत इसको डेवलप किया गया है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। मैं इसको जरा साफ साफ लिखे दे रहा हूं, जो आई होप कि शायद इस पेन से नहीं दिख रहा है, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इस संस्था के तहत इसको डेवलप किया गया था और यह संस्था किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक बार मैं जल्दी से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दूं कि भारत ने 2.73 लाख करोड़ रुपए को सेव किया है। किसके तहत? डीबीटी के तहत। डीबीटी क्या है? जो बीच का गैप था, जो बीच में लूप होल था बेनिफिट को ट्रांसफर करने का, उसको लूप को क्लोज किया है डीबीटी के जरिए से। डीबीटी को 2013 में कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया, 2014 में
पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? डीबीटी मिशन, कैबिनेट सेक्रेटरीट, अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी। लेकिन इसमें जो पैसे का डिसबर्समेंट होता है वो किसके तहत होता है? जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत होता है। ये एक वेब बेस्ड ऐप सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से ये सारा चीजें होती है। मतलब पैसा जो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ही अवेलेबल होगी, यहीं पर ही अवेलेबल होती है। उसके बाद ये हो गया। अब जो PFMS है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, 2009 में इसको बनाया गया था। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत बनाया गया था। ये वेब बेस्ड ऐप सॉफ्टवेयर है। इसका पहले नाम क्या था? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसको डेवलप किसने किया था? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि डीबीटी जो इतना सक्सेसफुल हुआ उसके लिए जो बेसिक टूल है, मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डीबीटी इतना ज़्यादा सफल हो पाया, वो कौन कौन सी चीज़ें? पहले है जैम ट्रिनिटी। मतलब जैम का मतलब क्या है? जनधन, आधार और मोबाइल। अगर ये तीन चीज़ें ना होती तो इसकी वजह से हमारा जो डीबीटी है वो इतना सक्सेसफुल ना होता। तो हमारी डीबीटी की ट्रिनिटी क्या है? जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, BCI। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डीबीटी के बारे में, ये हमें पता है, आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, आपको पता है, लेकिन गांव वाले को कैसे पता चलेगी? तो गांव वाले के बारे में इतने पढ़े लिखे तो बेचारे होते नहीं है, तो उनको इसके बारे में शिक्षित करना, उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक तरीके का व्यक्ति है जो कि जाएगा डोर टू डोर और लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देता। कौन देता है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। लोगों को जाके इस प्रोसेस के बारे में शिक्षित करना, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का काम है और इसको एक पूरे मैनेजमेंट के तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इस वजह से इसको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक का मतलब क्या होता है? आप लोगों को ध्यान होगा कि भारत में जो बैंक है वो है तो बहुत बेहतरीन से, सरकारी हैं और गैर सरकारी बैंक है, लेकिन उनकी पेनिट्रेशन गांव तक नहीं है। मतलब कि जो बैंक है वो गांव तक नहीं है। लेकिन उसके लिए इस चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए अब एक नया प्रोसेस आया था, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में क्या होता था कि इसके लिए फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें क्या होता है? एक ऑनलाइन बैंक होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, पेमेंट बैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उससे आपकी आईडी बना के सारे काम वो कर देगा। मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। इसी वजह से ये इतना सक्सेसफुल हुआ और 2.73 लाख करोड़ रुपए हम लोग बचा पाए। इतना इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, मोर देन सफिशिएंट है। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, बाकी श्रद्धा अनुसार आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित एक इंफॉर्मेशन आई है जिसको जान लीजिए आप। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक स्कीम 2023 में लॉन्च की जिसको क्या बोलते हैं? लखपति दीदी स्कीम। किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। इस स्कीम का मतलब क्या था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, उसमें जो वुमेन्स होती हैं उनको हम एम्पावर्ड करेंगे और एम्पावर्ड करने के बाद उनको इतना कैपेबल बना देंगे कि वो एक साल में 1 लाख रुपया कमाने के कैपेबल हो जाएंगे। तो ऐसा क्या करेंगे? उनको हम लोग प्लम्बिंग की इंफॉर्मेशन देंगे, उनको हम लोग को जो ड्रोन होता है ना उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, इसी तरीके से LED बल्ब होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है उनको एम्पावर्ड करना, उनको चीज़ों के बारे में स्किल देना जिससे वो अपना खुद एम्पावर्ड हो सके और लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ वो कमा सकें। ये इस मेन स्कीम का मेन मुद्दा यही है। इसके तहत लगभग 2 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं एम्पावर्ड करने की बात की गई है। अब एक बार इसमें देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या काम किया है कि ट्रेनिंग विल कवर 2 करोड़ वुमेन को। इसमें लखपति दीदी स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। इसका पर्पस क्या है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे से एंटरप्राइजेस नहीं होते, उसको डेवलप करना। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब हुई? 2023 में लॉन्च हुई। इसमें क्या हुआ है कि रूरल SHG वुमेन को कि लगभग 1 लाख रुपए पर साल, 1 लाख रुपए पर साल, पर महीना नहीं, पर महीना कमा लेंगे तो IT वाले क्या करेंगे बेचारे, है ना। बहरहाल इसमें क्या अप्रोच क्या है? वुमेन बेस्ड, मतलब कि वुमेन को ही मेन इसमें रखा गया है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को कवर कराएंगे? प्लम्बिंग हो गई, LED बल्ब मेकिंग हो गई, ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। स्कीम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं एक वीडियो कुमार सागर सर की आप इसके ऊपर मैं पिंच कर दूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई, आप इसको देख सकते हो।
बस बेसिक में बता दूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ये एक तरीके का स्वैच्छिक ग्रुप है कि जिसमें कुछ लोग आते हैं और आपस में एक ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, फिर जब किसी को ज़रूरत होती है तो एकदम से वो अमाउंट होता है वो किसी को लोन के रूप में दिया जाता है और उसकी आसान किस्तों के साथ उसको लौटा भी दिया जाता है। मतलब लोग आते हैं सेल्फ हेल्प, खुद से ग्रुप बनाएंगे, 10-20 लोगों का एक ग्रुप होता है और ग्रुप बनाने के बाद वो एक दूसरे की मदद ही खुद करते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम कहीं ना कहीं वुमेन्स इंक्लूडेड होती हैं। जैसे लिख रहे हैं कि SHG इज़ अ विलेज बेस्ड, ये विलेज बेस्ड है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कमेटी, मतलब कि नाम है एक ऐसी कमेटी जिसमें कुछ लोग खुद आते हैं, फाइनेंशियली वर्क होती है, यूजुअली कंपोज ऑफ 10 से 20 मेंबर होते हैं। ये वॉलंटरी इन नेचर है, मतलब कि इसके लिए आपको प्रेशर नहीं किया जाएगा कि आप इसमें शामिल हो, प्रेशर नहीं किया जाएगा। इंडिया में लगभग 1.2 करोड़ SHG हैं और जिसमें से 88% वुमेन बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो 88% वुमेन बेस्ड हैं तो 12% क्या है, मेन बेस्ड है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक है? ऐसा नहीं है, वुमेन डोमिनेटेड है लेकिन वुमेन स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ स्पेसिफिक मतलब सिर्फ और सिर्फ वुमेन है नहीं, वुमेन है लेकिन मेंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सारी बात है। अब कुछ SHG इंडिया की बहुत मशहूर है, जैसे कुटुंबश्री कहाँ की है, केरला की, जीविका बिहार की, महिला आर्थिक विकास महामंडल कहाँ की, महाराष्ट्र की, और लूम्स लद्दाख की। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मशहूर आपकी SHGs हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। कुटुंबश्री क्या है, एक SHG है, कहाँ की, केरला की, जिसने अपने होते हुए बहुत अच्छा काम किया है। लूम्स कहाँ की है, लद्दाख की है। जीविका कहाँ की है, बिहार की है। महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र की है। ये कुछ है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आप अगर चाहते हैं तो डिटेल वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, SHG के ऊपर हम और डिटेल वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन कोई भी ज़रूरत इसकी नहीं है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, ये भी देखने की कोई जरूरत, कितना याद करोगे, एकदम इसकी ज़रूरत नहीं है, एकदम जरूरत, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर परेशान हो गए और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है SHG बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। न्यूज़ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने क्या बोला है कि जो बैंक लोन्स हैं कितने 7.68 लाख करोड़ रुपए हैव बीन एक्सेस्ड बाय SHGs एज नवंबर 2023। बोला ये जा रहा है कि जो SHG मतलब कि बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम है उसके तहत 2013-14 से लेके अभी तक 2023 तक लगभग कितने लाख करोड़ रुपया, 7.68 लाख करोड़ रुपया SHG ने एक्सेस कर लिया है। तो इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि 2013-14 से जब से मोदी जी आए हैं तब से SHG ने 7.68 लाख करोड़ रुपए को बैंक से लिया है अपने डेवलपमेंट के लिए। इतनी आउटडेटेड न्यूज़ है कि मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसमें कुछ चीज़ें देख सकते हैं, अगर मन हो तो देख सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपका समय खाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? किसी भी तरह का कोई डाउट हो, बस नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग फौरन पहुंचेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, हमेशा एकदम ओपनली आप इस पर कमेंट करिए, आपके कमेंट को कहीं ना कहीं रिस्पांस दिया जाएगा, डेफिनेट दिया जाएगा। और अगर GDP के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको जरूर मेंशन करिए, यस जरूर लिखिएगा। उसके ऊपर 15 मिनट से कम की वीडियो आपकी GDP की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, और वो वीडियो मैं ही आपके लिए लेके आऊँगा। जब तक उसके ऊपर 50 से ज़्यादा कमेंट नहीं आएंगे वो वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 51 हो गया ना तो GDP की तो होगी ही होगी, साइमल्टेनियसली SHG के ऊपर और 5 मिनट की वीडियो मैं अपलोड करूंगा ताकि 20 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं। थैंक यू सो मच।